Action. Yes, so hello everyone, and welcome back to the Exam Mania. And today we are starting off a very important initiative for the upcoming prelims examination 2026. The UPSC prelims 2026 is very near to the corner, and hence I am coming up with a new initiative in which basically what I am going to do is I'm going out to cover the PYQ basically I'm going to cover the PYQs, the all PYQs of the past 15 years in a theme based manner. Yes, sir, it will be covered in a theme based manner. Each and every question will be covered, and not only the questions will be covered, at the same time क्वेश्चन को कवर करने के साथ जो क्वेश्चन का सोर्स है कि जो सोर्स ऑफ द क्वेश्चन है वो कहाँ से आया, ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से पूछा गया है, एंड along with that the analysis part of that question will be also be done in the class only, so that एक बार उसको इस सेशन को देखने के बाद आपको पता चल जाए कि कौन से थीम के ऊपर फोकस करना है, किस थीम के नीचे कौन सा माइक्रो थीम है, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज द बेसिक नॉलेज दैट यू वांट इन दैट चैप्टर, इन दैट थीम जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी होनी चाहिए, किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक पे कम टाइम देना है, ऑल दोज थिंग विल बी कवर्ड इन आवर न्यू इनिशिएटिव दैट इज कॉल्ड as basically PYQ पे चर्चा। To, we are basically starting off with the Indian polity, and along with the Indian polity I am going out to cover the portions of the Indian economy as well, and thereafter the Indian history will also be covered. ठीक है, तो these are the three subjects in which basically I am going to do the PYQ analysis, so that nothing will be left out as far as as far we are considered to this three chapters. So basically आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द पहला टॉपिक दैट इज बेसिक कंसेप्ट। जी हाँ, जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फीचर्स और प्रियम्बल, ये तीन टॉपिक है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब मालूम है इन तीन टॉपिक्स की खास बात क्या है कि यहां से ना इन टॉपिक्स के अंदर आपको माइक्रो थीम्स मिलेंगे। एंड अगर मैं माइक्रो थीम्स के बारे में बात करता हूं तो ये माइक्रो थीम्स अगर आप बात करें तो लाइक अगर मैं बात कर रहा हूं ना तो दैट इज दैट वन दैट ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इट इज द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जहां से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं प्रियम्बल के बारे में बात करता हूं, दैट इज द लिबर्टी वाला पोर्शन जहां से बहुत क्वेश्चन आया है। देर आफ्टर इट इज द इक्वलिटी, जहां से क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली देखने को मिला है। देर आफ्टर दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये कुछ माइक्रो थीम्स है जिनके आपको फोकस करना है। वाई? क्योंकि सर यहां से जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइम्स आए हैं और यूपीएससी का ये फेवरेट कोर एरिया है। सो दीज आर दोज एरिया जहां पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। एंड वन मोर थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर इज दैट यहाँ पे आपको रिपीटेशंस भी हुए हैं। जी हाँ, एग्जैक्ट रिपीटेशन समहाउ अगर आप देखोगे तो कभी कभी एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस है वही रिपीट है, और अगर कहीं पे जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं है वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेटमेंट्स है वो यूपीएससी ने घुमाकर सेम पूछ दिया है। सो अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, इट मींस यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय ओनली डूइंग द पीवाईक्यू। दैट इज द बेसिक आई वुड से, इससे अच्छा फायदा और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको एग्जैक्ट आंसर भी पता होगा उस क्वेश्चन का। फोकसिंग मोर ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, यस सर दिस इज इंपॉर्टेंट, एज व्हेन आई एम बेसिकली व्हेन आई एम टीचिंग यू द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है इट इज नॉट रिलेटेड टू दी factual part of it. It is basically related to your understanding part, that whether you are understanding the basic integrities, the basic concepts of the democracy or not. Thereafter one more thing that you also need to keep that in your mind, it is the low hanging fruit, यानी कि यहाँ से आपको डेफिनेट मार्क है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपके पेपर में सॉल्व होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे आप लूज आउट कर रहे हो इट मींस यू आर बेसिकली आप पीछे रह जा रहे हो कंपटीशन में। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली पूछ रहा है एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 ऑफ जनवरी। वी ऑल नो दैट अगर हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, वन इज द सेक्युलर, पहला सेक्युलर के बारे में बात करते हैं, एंड दूसरा अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में। तो बेसिकली दी सेक्युलर एंड द सोशलिस्ट ना, these got added by way of the 42nd constitutional amendment act, yes or no?
हाँ सर, ये दोनों आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए थे। इट मीन्स इंडिया, अगर हम प्रियम्बल को देखते हैं, तो प्रियम्बल में मैंने आपको बताया है देयर इज टू सेट ऑफ कीवर्ड, वन इज द सेट ए ऑफ द कीवर्ड, जहां पे हमको सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक देखने को मिलता है। एंड दिस सेट ए बेसिकली टेल्स यू दैट द टाइप ऑफ द इंडियन स्टेट, ये किसके बारे में बताता है? इट बेसिकली हमको बताता है द टाइप ऑफ द इंडियन स्टेट, कि जो इंडिया का स्टेट है वो व्हाट इज द टाइप, तो विच टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज अ रिपब्लिक। सो बेसिकली जहां पे भी सेक्युलर नजर आ रहा है, आप उसको हटा दो, तो यहां से सेक्युलर नजर आ गया, यहां सेक्युलर नजर आ गया। सर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है सर, सोवरेन थे कि नहीं? एकदम थे। इट मीन ऑप्शन नंबर बी हेयर क्या होगा, दैट इज इंडिया एट 26 जनवरी 1950 इंडिया क्या था? तो इंडिया वाज बेसिकली अ सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड अ रिपब्लिक स्टेट। डन, सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू द सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, कि सर ये जो क्वेश्चन है इसका सोर्स क्या था? तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सोर्स मैंने कहां से निकाला है? सो बेसिकली द सोर्स रिमेन सेम, दैट इज योर एम लक्ष्मीकांत, ये आपका सोर्स है। एंड बेसिकली एम लक्ष्मीकांत में भी क्या है, मैं आपको बेसिकली क्लियर कर देता हूं, कि अगर आप देखो यहाँ पे, तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and a republic. And basically this secular and this socialist जो था ना, ये कब ऐड हुआ था? तो this got added by way of the 42nd amendment. So it is the sovereign, thereafter the democratic and republic. Done. Now coming to the second question. देखो एक लगातार हर साल क्वेश्चन है, देयर वाज अ क्वेश्चन इन द 2021, और उससे पहले क्वेश्चन 2020 में भी इस चैप्टर से पूछा गया है। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट सर? A part of the constitution, no legal effect. Not a part of the constitution, has no legal effect. Part of the constitution and has the same legal effect as any other part. A part of the constitution but has no legal effect independently of the other parts. अब देखो यहां पे ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है, क्वेश्चन आएगा भी। कैसे आएगा मैं आपको बेसिकली सॉल्व करके बताता हूँ। बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीएम्बल नाउ, सो बेसिकली हियर you need to refer the केशवानंद भारती केस, ठीक है? व्हाट्स अप, you basically need to refer the केशवानंद भारती केस। एंड इन द केशवानंद भारती केस ना, दो क्वेश्चन जो बहुत मेजर थे, इज दैट फर्स्ट whether preamble is a part of the question or not, and the second thing that we have, it is that जो preamble है, whether so this preamble ना, it is amendable or not, preamble is whether amendable or not. So in the Keshwaranand Bharti case, the Supreme Court changes the earlier ruling in the Berubari Union case and the AK Gopalan case, and the Supreme Court here told that yes, preamble is a part of the Constitution, and as preamble is a part of the Constitution, it means the preamble जो है ना under Article 368 of the Constitution, it is what sir? It is sir amendable. यहाँ पे इसको amend किया जा सकता है। However, अब दो चीज आई, what is preamble all about? So preamble के बारे में अगर acute sense में मैं बात करूँ ना, तो प्रियम्बल क्या है सर? तो प्रियम्बल बेसिकली ना हमको एक शॉर्ट समरी देखने को मिलता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस और नो सर? प्रियम्बल बेसिकली क्या है सर? तो प्रियम्बल हमको एक शॉर्ट समरी देखने को मिलता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समरी क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इसके जो डिटेल प्रोविजंस है ना सर, सो इसके जो डिटेल प्रोविजंस है, दीज डिटेल प्रोविजंस आर कवर्ड समवेयर एल्स, ठीक है? दीज आर वेयर सर? तो दीज आर इन दी एग्जैक्ट part, exact chapter of the constitution. It is there in the exact part of the constitution. Yes or no sir? These are there in the exact part. So इस parts के ऊपर, डिटेल parts के ऊपर हमने preamble को फ्रेम किया है। So सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, though it is a part of the constitution, but it is basically drawn from those detail article, detail chapter of the constitution. So अगर कोई एक अथॉरिटी है, कोई एक ऑफिस है, तो उसको कोई पावर मिलेगा सर? कोई पावर मिलेगा, या सर उसके ऊपर हमको देखने को मिल रहा है that we are imposing some kind of a limitation. तो ये जो पावर और लिमिटेशन है ना सर, ये पावर और लिमिटेशन कोई भी अथॉरिटी इंडिया में उसको कहां से मिलेगा? तो दैट विल बी कमिंग फ्रॉम दीज एग्जैक्ट डिटेल्ड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट दिस समरी। सो preamble is not a source of power, nor it is a source of limitation. So it means sir, it is a part of the constitution or not sir? It is a part of the constitution and has no legal effect independently of another part. Why sir? Because preamble का independent existence जो पार्ट से अलग होकर, डिटेल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होकर नहीं है। इट मींस ऑप्शन नंबर 4 जो है ना हियर, दैट वुड बी द राइट आंसर। डन, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है यहां तक? चले आगे। ओके सर, चलो
आगे बढ़ते हैं। नाउ यू विल आस्क मी अबाउट द सोर्स। हेयर देख लो सर, सोर्स यहीं पे है सर। एंड हेयर आई हैव हाईलाइटेड दैट आल्सो सर। हेयर द प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर to the legislature, not a prohibition upon the powers of legislature. It is not justiciable part that its provisions are not enforceable in a court of law. And basically, preamble is what, sir? Preamble is a part of the constitution and is in consonance with the opinion of the founding fathers of the constitution. Done? Clear? Now, again, sir, look here. A question again was asked from this theme in the basically 2019. Here it is asking you, in the context of the polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Okay. Now we come to the liberty. Here, sir, that's why I am calling you. That's why basically I was telling you all that you need to focus on the conceptual part. Why? आप देख लो सर, यूपीएससी ने सीधा आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट पोर्शन पूछ दिया है। अगर आपको लिबर्टी की थ्योरी अच्छे से तरीके से समझ में नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाओ। व्हाट इज लिबर्टी सर? सो लिबर्टी इज बेसिकली व्हाट सर, हियर आई एम राइटिंग इट डाउन। बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द लिबर्टी, सो राइट इट डाउन विथ मी। इट इज द लिबर्टी इज द फ्रीडम, it is the freedom to do what law allows, what law allows you to do. बेसिकली अगर मान लो ये एक हमारा लीगली अवेलेबल स्पेस है सर, ठीक है, दीज आर दोज थिंग्स दैट, ये जो है ना सर, ये हमारा स्पेस है। ये जो बेसिकली है, ये हमको क्या देखने को मिल रहा है? तो सर ये चार दीवारी है किस चीज की? तो ये चार दीवारी लॉ की है। अब बेसिकली लिबर्टी सीज दैट कि ये जो स्फीयर है ना, इस जोन में ये बंदा फ्री है सर। एंड अनलेस एंड अनटिल ये कुछ ऐसा नहीं कर दे कि ये यहाँ पर जो लॉ की बाउंड्रीज है इसको वो वायलेट कर दे अपने एक्ट से, तब तक स्टेट जो है ना सर, इसके इस जोन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। स्टेट इससे इसके राइट नहीं छीन सकता है। स्टेट बेसिकली इसके एक्टिविटीज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रेन नहीं लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। सो हियर फर्स्ट थिंग इट इज द एब्सेंस ऑफ restrictions. What's here it is first, it is the absence of restriction. Secondly अगर हम देखें कि सर ये क्या है सर, पहला तो हो गया एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। एट द सेम टाइम स्टेट यहां पर कह रहा है कि डैट आपको बेसिकली ये लिबर्टी हम क्यों दे रहे हैं। अब ये बंदा अंदर क्या कह रहा है कि बोले ये जो मेरे, ये जो लीगली अवेलेबल स्पेस है ना सर मेरा, सो ये जो बेसिकली मेरा लीगली अवेलेबल स्पेस है, इस लीगली अवेलेबल स्पेस का मैं यूज करके, अपने राइट्स का यूज करके अपना बेस्ट वर्जन बन सकता हूँ। मैं अपना बेसिकली क्या है, मैं अपना बेस्ट वर्जन बन सकता हूं। मैं बेसिकली अपना आई कैन डू माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या कर सकता हूं मैं? बेसिकली आई कैन डू माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मुझे जो भी करने का मन होगा वो बेसिकली मैं करूंगा। मुझे जिस फील्ड में जाने का मन होगा मैं जाऊंगा। और स्टेट जब तक मैं किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं कर दूं, तब तक तुम मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई बाधा, किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो लेकर नहीं आ सकते हो। नाउ दिस पर्सन एट द सेम टाइम इज ऑल्सो आस्किंग यू सुटेबल कंडीशंस फ्रॉम द स्टेट। कि स्टेट क्या है सर? स्टेट इसको बोल रहा है कि कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा चीज नहीं बना कर रखा जाएगा जहां पे आपका, जहां पे आपका बेसिकली डेवलपमेंट हो नहीं सके। एंड बेसिकली जो भी सपोर्ट आपको स्टेट से चाहिए ना, बेसिकली जो भी सपोर्ट बेसिकली आपको स्टेट से चाहिए, द स्टेट इज रेडी टू प्रोवाइड यू द सेम। सो इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, opportunity to do whatever like likes, and opportunity to develop oneself fully. Sir, it is option number D here. It is not only the absence of restrictions here, because liberty is the freedom to do law what law allow you to do. हो गया। एंड बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि लिबर्टी को अगर हम पढ़ते हैं तो आगे भी कहता है, एट द सेम टाइम द स्टेट विल प्रोवाइड यू इनफ सपोर्ट, जो भी आपको चाहिए होगा, सो दैट यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यानी कि लिबर्टी का सिंपल मतलब है कि हर एक बंदा अपना ऑप्टिमम डेवलपमेंट, अपना फुलेस्ट डेवलपमेंट कर पाए। सो दिस इज बेसिकली ऑप्शन नंबर डी हियर वुड बी द राइट आंसर। एज यू कैन सी हियर द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बस इतना ही नहीं है सर, on the activities of the individual, and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. So when I'm talking about the liberty now, liberty covers your negative, liberty as stipulated in the preamble, it covers your negative as well as the
पॉजिटिव लिबर्टी, दोनों का दोनों लिबर्टी क्या है इसमें आता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। मैंने अभी बताया लिबर्टी इज व्हाट सर, लिबर्टी इज एसोसिएटेड विद दोस काइंड्स ऑफ राइट्स, ये इट इज एसोसिएटेड विद दोस काइंड्स ऑफ राइट दैट ऑलवेज कम्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सर क्या है सर, दैट ऑलवेज कम्स विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सो बेसिकली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है कि सर लॉ की बाउंड्रीज डिफाइन कर दो, एंड ये जो लीगली अवेलेबल स्पेस है ना सर, इसमें मैं अपने राइट्स का एंजॉय करके कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं। मुझे जिस भी फील्ड में जाना होगा मैं अपने राइट्स का यूज करूंगा, अपना मैं अपना ऑप्टिमल डेवलपमेंट करूंगा, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा। एंड अनलेस एंड अनटिल आई डू समथिंग दैट वायलेट्स एनी सॉर्ट ऑफ दिस लॉ, तब तक स्टेट जो है ना तुम यहीं खड़े रह सकते हो, इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। और अगर तुम कर गए, आई विल ब्रिंग माई आर्टिकल 32 into action and I can again reinforce these rights against the state. So basically ये क्या कहता है सर, जब तक ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे, अगर लॉ ही नहीं होगा, तो लिबर्टी का क्या मतलब, लिबर्टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इट मींस इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी हियर, सो ऑप्शन नंबर 2 हियर वुड बी द right answer. Next, again, as I have already told you, here again a conceptual question that was basically on the democracy wala part. It says that democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity what? The intelligence and character of ordinary men and women. The method for strengthening the executive leadership, a superior individual with dynamism and vision, a band of dedicated party workers. Sir, डेमोक्रेसी क्या होता है सर? सर डेमोक्रेसी ना गिव्स यू व्हाट सर? सर बेसिकली डेमोक्रेसी मींस दैट बेसिकली जो पीपल ऑफ इंडिया होंगे और द पीपल ऑफ एनी स्टेट होंगे, दे आर बेसिकली गोइंग टू चूज देयर लीडर्स। ठीक है, चूज देयर रूलर्स। सर दिस इज द एक्यूट सेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, यस और नो सर? हाँ सर, तो जब ये चूज कर रहे हैं ना, इट मींस दैट जो पीपल ऑफ इंडिया है जो मैंगो पीपल है, इन मैंगो पीपल को मैं क्या दे रहा हूं सर, इनको मैं डिसीजन मेकिंग राइट दे रहा हूं, यस और नो सर? इनको मैं डिसीजन मेकिंग राइट दे रहा हूं। एक बहुत ही बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट है, जहां पे भीमराव अंबेडकर साहब से पूछा गया था इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि सर प्लीज मुझे बताइए कि व्हाई यू आर गिविंग दीज इलेक्टेड पर्सन द डिसीजन मेकिंग राइट, द राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट। व्हाई सर, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। सर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमको मालूम है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, बट वाई जब मैं उनको डिसीजन मेकिंग राइट दूंगा ना कि आप खुद चुन सकते हो कि सर आपका सरकार कौन होगा, कौन आपके ऊपर रूल करेगा, इट विल गिव देम कॉन्फिडेंस, इट विल गिव देम सेल्फ रिस्पेक्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे राइट टू वोट आपको डिसीजन मेकिंग राइट से एसोसिएटेड है, एंड डिसीजन मेकिंग राइट इज समथिंग जब मैं सभी लोगों को एक समान एक बराबर एवरी वोट का जो वैल्यू है उसको भी सेम करके दे रहा हूं, इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी बिलीव करता है कि हर एक व्यक्ति का जो वर्थ है ना सर, वो बेसिकली हर एक व्यक्ति का वर्थ हमको इक्वल देखने को मिल रहा है सर। हर एक व्यक्ति का जो वर्थ है, इट इज बेसिकली क्या है सर, ये इक्वल देखने को मिलता है, एंड बेसिकली इट कॉस इन टू इट बेसिकली believes in the intelligence it means and the character of ordinary men and women here. So option number 1 here would be the right answer. Sir कहां से आया है? Here the source remains same again, that is your M लक्ष्मीकांत। अगर एम लक्ष्मीकांत को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, देन अगेन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी। सर इक्वलिटी का मतलब क्या है सर? कि सर नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, इट मींस सर बेसिकली नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को अगर मैं उल्टा लिखूं, दैट इज दी सर किसी को भी कोई विशेषाधिकार, किसी को भी विशेष ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इट इज लाइक नो वन शुड बी गिवन एनी काइंड ऑफ अ स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट, नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अदर। सो इट इज लाइक द एब्सेंस ऑफ व्हाट सर, इट इज द एब्सेंस ऑफ privilege here. So option number 1 here would be the right answer. Again the source remains same here. Here as you can see here, the absence of special privilege, it is written here, and the same thing becomes your option. So what sir, it is the source remains same, that is your M Lakshmikant. Now again a question was asked in the year 2017. It says that the mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? Mind of the makers कहां से नजर आता है सर? प्रियम्बल में ना। प्रियम्बल क्या है सर? प्रियम्बल आपको आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने हमेशा पढ़ाया है। प्रियम्बल आइडियोलॉजी ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, एंड आइडियोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या है सर, वो विजन को दर्शाता है। सो बेसिकली क्या है सर, तो माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां पर रिफ्लेक्ट होता है, इट इज अगेन सर, इट इज इन दी preamble. What sir? It is in the preamble. Now again a question was asked in the year 2021. It says that which one of the following factor constitute the base safeguard of liberty in a liberal democracy? Sir, liberty is what sir? Liberty is basically what sir? Liberty is associated with your rights sir? Yes or no sir? Liberty is associated with your rights? Yes or no? Yes sir ना, लिबर्टी एसोसिएटेड विथ योर राइट। सो राइट्स हमारे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सेफगार्ड कब होंगे सर, जब जुडिशरी कमिटेड होगा, जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, या सेपरेशन ऑफ पावर होगा। सर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बिल तो एकदम हट गया। इलेक्टेड गवर्नमेंट ये सिक्योरिटी नहीं देता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो डिस्पोटिक ना हो जाए आगे चल के, वो डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ टेंडेंसीज ना दिखाने लगे। सो हियर ऑप्शन नंबर बी सी इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ वी कम टू वेदर सर ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सर हियर इट इज रिटन कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी इज लाइक जुडिशरी कमिटेड है कि हाँ मुझे लोगों के राइट्स को गारंटी करके रखना है। सर जुडिशियरी कमिटेड है, बट जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। विल इट मेक सेंस? विल इट मेक सेंस? नो सर। अब सेकंड ऑप्शन है दैट इन इंडिया गवर्नमेंट, मैंने हमेशा पढ़ा रखा है दैट गवर्नमेंट के तीन एजेंसीज होते हैं। व्हाट आर दिस थ्री एजेंसी? सो वन, एट वन हैंड वी हैव द एग्जीक्यूटिव, एंड द अदर वी हैव द लेजिस्लेचर, एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव द जुडिशरी। यस और नो सर? यस और नो? अब यहां पे हमने सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया। सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑलवेज ब्रिंग्स अ सिस्टम ऑफ व्हाट सर? इट ब्रिंग्स अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। सो अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहा है, दैट इज द बिगेस्ट फिश। पढ़ाया था ना मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट, दैट अगर जो स्टेट ऑफ नेचर उसमें बेसिकली क्या होगा, जो बड़ी मछली है दैट विल ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम दी स्मॉलर फिशेस। सो ऐसे कंडीशन में बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव अपने राइट्स, अगर आपके राइट्स को वायलेट करता है तो उसको मालूम है जुडिशियरी और लेजिस्लेचर देख रहा है। अगर ये दोनों, अगर बेसिकली ये दोनों मिले हुए भी है ना, तो जुडिशरी मालूम है सर, जुडिशरी यहाँ पे खड़ा है सर। ठीक है, तो इट इज लाइक बेस्ट सेफ गार्ड। क्या बोल रहा है सर? बेस्ट सेफ गार्ड। तो बेस्ट सेफ गार्ड कहां पर हो सकता है? व्हेन देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव ने मानो राइट्स को सर वायलेट किया, जुडिशरी ने एक्शन नहीं लिया सर, हेयर लेजिस्लेचर, एंड लेजिस्लेचर के अंदर कौन बैठा हुआ सर? हेयर द ऑपोजिशन पार्टी इज आल्सो सिटिंग ना सर, वो तो चुप नहीं बैठेगा ना। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू ग्रैब पावर सर। डेमोक्रेसी में सर एक ड्रॉबैक भी कहा जाता है, देखो पेन गिर गया मेरे हाथ से, इट मींस ये क्लास चल जाएगा। ठीक है, इट मींस व्हाट सर, कि हमको देखने को मिलता है कि वहां पे तो सर ऑपोजिशन का सर डेमोक्रेसी में कहा गया है, इनका मेन एम क्या होता है, टू बेसिकली एट समहाउ, किसी भी तरीके से मैं जाकर क्या करूं, तो पावर ग्रैब कर लूं। यस और नो? सो बेसिकली हियर ऑप्शन नंबर डी हियर वुड बी द राइट आंसर। नाउ देयर इज अ एक्स्ट्रा थिंग दैट आई एम गिविंग यू ऑल, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, मेरे खुद के नोट्स हैं, यू कैन सी हियर। it refers that what do you mean by separation of power? Whatever institution constitute the state. Here it is basically talking about your executive and legislature and your judiciary. ठीक है, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन इंस्टीट्यूशन बट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन देम। जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो एक जगह नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग एजेंसीज में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच डिवाइड होना चाहिए। द पावर ऑफ द गवर्नमेंट हैड बीन ट्रेडिशनली क्लासिफाइड, मैंने बता दिया सर। मेडिवल टाइम्स किंग एंड द रूलर्स यूज्ड टू हैव दिस पावर्स वेस्टेड इन देम व्हिच लेड टू एब्सोल्यूटिज्म सर। हो गया था सर। अब सेपरेशन ऑफ पावर का बिगेस्ट बेनिफिट क्या होता है सर? इट प्रिजर्व्स द डेमोक्रेसी। व्हाई सर? एंड basically it strengthen the rights of the people. Why? Due to a system of check and balance. एग्जीक्यूटिव कुछ कर रहा है तो उसको मालूम है केवल लेजिस्लेचर नहीं, जुडिशरी भी देख रहा है, केवल जुडिशरी नहीं लेजिस्लेचर भी देख रहा है, वो मैटर जो है वो बेसिकली छुप नहीं सकता है। इट बेसिकली प्रोमोट हेल्दी डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन लाएगा सर, एफिशिएंसी लेकर आएगा सिस्टम में। एट द सेम टाइम हेल्दी डिबेट एंड कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन जो है between the three organs of the government which eventually lead to a better decision making। ठीक है, एक लोग एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको मालूम है कि कहीं पे भी अगर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो थोड़ा सा सब्सिडाइज वर्क करता है तो अगले दो जो है वो उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे। सो तो बेसिकली टू प्रिवेंट दिस सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म दे विल व्हाट्स बेसिकली डू द बेस्ट वर्क। ठीक है, नाउ सर अगेन अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर यूपीएससी 2023। ये क्या कह रहा है? इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन
preamble, fundamental rights, preamble, DPSP, fundamental rights, DPSP, none of the above. So इकोनॉमिक जस्टिस, अगर हम पहला अगर बात करते हैं प्रियम्बल को, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रियम्बल ना. Preamble consists of two sets of keywords. So one, I basically always say that it is set A, and the other one that we have, it is your set B. Set B talks about the objective of the constitution. Yes or no? मैंने आप लोगों को बताया है, it talks about the objective of the constitution. हाँ ना? हाँ सर. एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या होता है सर? सबसे पहले वो बोलता है कि सर हमको ना जस्टिस देना है. क्या देना है सर? जस्टिस. जस्टिस में कौन सा सर? जस्टिस में ये कहता है सर, जस्टिस के अंदर सर सोशल जस्टिस. Okay, sir. Thereafter, political justice. Okay, sir. Thereafter, what, sir? Thereafter, your economic justice. What, sir? They're basically after your economic justice. Sir, economic justice से पूछ रहा था. It means, sir, preamble को एक जगह पे डन करते हैं कि सर preamble तो बेसिकली होगा ही. जहां भी preamble है ना सर, उसको बेसिकली हम डन करते हैं. Alright. Now I am going into the DPSP. Okay, sir. Now I am basically going into the DPSP. DPSP का aim क्या है? What is the basic aim of the DPSP? It is to establish a welfare state. Yes or no, sir? It is basically to establish a welfare state. And welfare state कैसे करेंगे? To provide socio-economic, to basically by way of achieving the socio-economic justice. ठीक है? तो economic justice again here. So it is the preamble and the DPSP. It means option number 2 here would be the right answer. Option number 2 here would be the right answer. Here it is talking about the preamble. You can see here the economic justice denotes non-discrimination of people on the basis of economic factor, elimination of glaring inequalities in wealth, income, poverty, combination of social justice and economic justice denote what is called as distributive justice. Here also in the socialist principle, you can basically see that it talks about the economic justice as well as here you can see the right to work, to education, public assistance, unemployment, old age, sick days, ठीक है, just and human condition of work, ठीक है. So secure a living wage, decent standard of living, social cultural opportunity for all the workers, steps to secure the participation of workers in the management of industries. So what, sir? It talks about the economic justice. Again, this question was asked, I think that in the year 2011 prelims. What it is saying, sir? Other than the fundamental rights, which of the following parts of the constitution reflects the principle that is the universal declaration of human rights? सर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल कहाँ कहाँ से हैं सर? तो प्रियम्बल और डीपीएसपी तो एकदम है सर. लिबर्टी के बारे में बात करते हैं सर, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करते हैं सर. हियर द थिंग इज अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ना, याद रखना उसमें एक डेफिनेट सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडिविजुअल, और आई वुड से द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन. इट टॉक्स अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन्स, याद रखना. एंड ये जो ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन्स वाला पोर्शन है ना सर, ये बेसिकली आपको रिलेट करता है विथ योर व्हाट्सअप, तो विथ योर फंडामेंटल ड्यूटीज. सो हियर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, डी वुड बी दी करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ अगेन अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर यूपीएससी 2021, व्हिच वन ऑफ द इंडियन पॉलिटी एसेंशियल फीचर इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर. ठीक है. ऐसा कौन सा चीज है इन इंडियन पॉलिटी जो ये बात इंडिकेट करता है कि इंडिया एसेंशियली फेडरल इन कैरेक्टर है? सर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी सेफ गार्डेड, यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, union cabinet can have elected representative, and the fundamental rights are enforceable by court of law. सर, फेडरल इन कैरेक्टर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फेडरलिज्म ना, ठीक है, देखो अगर मैं एक बेसिकली फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ सर, तो फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है सर? एटलीस्ट टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट होगा सर, एटलीस्ट सर टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट होगा. एंड सेकेंडली क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है. सेकंड क्या है सर? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल division of it is the constitutional division of पावर. दो चीजें हैं जो हमको देखने को मिलती है. व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट सर? सर बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवीजन हो रहा है. पावर आल्सो कॉन्स्टिट्यूट योर फाइनेंशियल पावर, द पावर ऑफ टैक्सेशन. सो देयर इज अ माइट चांस कि अगर लूजनिंग होगी ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे नहीं होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो फ्रिक्शन रहेगा सर. अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर कर दिया, इसके बाद भी फ्रिक्शन हो सकते हैं. सो सर इसके लिए सेकंड चीज क्या है सर? पहला तो सर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट सर? दैट शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन.
एंड उसके बाद भी अगर कुछ चीजें होती हैं सो दैट चीजें कंक्रीट हो, उसके बाद वी शुड हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिलता है, दैट वी शुड हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो हियर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी राइट आंसर। फेडरल इन कैरेक्टर को क्या दिखाता है सर, तो फेडरल इन कैरेक्टर मींस जुडिशरी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट को होना चाहिए सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। समझ में आ रहा है, इसका मतलब जो फेडरलिज्म वाला जो चैप्टर है ना सर, फेडरलिज्म वाला चैप्टर इज अ काइंड ऑफ अ माइक्रो थीम। एंड यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे आपको बेसिकली किसको रेफर करना है, तो बेसिकली हियर यू हैव टू रेफर एनसीईआरटी क्लास 10th की जो आपकी बुक है, उसका जो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑल्सो रेफर टू इट। बेसिकली क्या क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, याद रखना, नॉट पूछ रहा है सर, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। नॉट पूछा है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है सर, अभी पढ़ा है सर, फीचर है सर, तो ये तो सही है, तो ये हट गया काम का नहीं है। पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, रुक जाते हैं सर। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, सर ये तो है सर, राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ पे अमेरिका वाला मॉडल नहीं है जहाँ पे राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सर। याद रखना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेरिका ना सर, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर ना यहाँ पे हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। क्या है सर, अमेरिका के अंदर, याद रखना, अमेरिका के अंदर यहाँ पे हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ, भैया नॉट पूछा था ना, यही हो गया। एग्रीमेंट कहां से आ गया सर, हमारा मॉडल सर कनाडा वाला मॉडल है, दैट इज द होल्डिंग टुगेदर मॉडल। ठीक है, इट इज द होल्डिंग टुगेदर मॉडल। होल्डिंग टुगेदर मॉडल में क्या है सर, द कंट्री एज अ होल हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग इन द फेडरल कैरेक्टर सर, हमने खुद अडॉप्ट किया है सर, हमने खुद अडॉप्ट किया है सर। और यहाँ पे जो स्टेट्स है उनका क्रिएशन नहीं है यूनियन, यूनियन का एक पार्ट है स्टेट्स। यूनियन जो है ना सर, यूनियन का एक पार्ट हमको स्टेट्स देखने को मिलता है। एंड बेसिकली यूनियन ने खुद स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली फॉर्म किया है सर, कंट्री एज अ होल ने डिसाइड किया है। सो ऑप्शन नंबर डी हियर वुड बी दी राइट आंसर, एज वी आर बेसिकली नीड टू फाइंड आउट दी ऑप्शन दैट इज नॉट करेक्ट हियर। नाउ यू कम टू द सोर्स। तो सोर्स अगर हम बात करते हैं तो सोर्स इज हियर द एम लक्ष्मीकांत। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक टेबल मिलेगा सर, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी गवर्नमेंट। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करते हैं, जो पहला चैप्टर है दैट इज रिगार्डिंग द यूनियन एंड द स्टेट, वहां पे जो पहला पैराग्राफ है हियर यू कैन सी एंड एडिशनली यू नीड टू रेफर हियर द क्लास 10th का एनसीईआरटी, जो मैंने आपको अभी ही पहले ही बता रखा है। ठीक है, अगेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2018 सर। मैंने कहा था ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बहुत क्वेश्चन आते हैं सर, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक कंपोनेंट होता है दैट इज बेसिकली द रूल ऑफ लॉ, आप देख सकते हैं वहां से क्वेश्चन आ गया। इसका अगला कंपोनेंट हमको देखने को मिलता है व्हाट सर, इट इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट सर, इट इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाय हार्ट इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इट इज आस्किंग यू द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड द सिविल राइट। सर एक बात बताना, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट कहां से आ गया, पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट आ कहां से गया यहाँ पे सर, वो तो रूल ऑफ लॉ ये बताता है, द रूल ऑफ लॉ बेसिकली सजेस्ट द सुपरमेसी ऑफ लॉ। इट मींस द गवर्नेंस जो होगा सर इन अ स्टेट, दैट विल बी इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द, or I would say as the principles of the constitution, not as per the whims and the fancies of the rulers. The rights of the people should be respected. People's responsibility to the government कहां से आ गया, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट जो यहाँ पे लिख रखा है, ये कहां पे आ गया सर, इट मींस ऑप्शन नंबर 3 जो है ना सर, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो एज ऑप्शन नंबर 3 इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो जैसे ही ऑप्शन नंबर 3 को हमने एलिमिनेट किया, here we have option 2 and 4, here also we have option 2 and option number 4. It means everything boils down whether this option number 1 is correct or not. Sir, rule of law suggests the limitation of power. Yes sir, rule of law basically puts a restriction on the arbitrary exercise of executive powers, arbitrary exercise of executive powers, or even the legislative power, arbitrary exercise of powers by the government। मना करता है नहीं, that should be according the governance, the basically
Basically, governance in a state should be carried out in accordance with the principle of the, in accordance with the constitution, in accordance with the terms of the law, not as per the whims and the fancies here. So here option number C क्या होगा? Option number C हमारा right answer हो जाएगा. Now, so I think this was the last. No, no, sorry. Again, sir. Now we are moving into again. This question again was asked in the year 2021 prelims. आपको समझ में आ रहा है? एक थीम है, पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर्स एंड प्रियम्बल. इतने सारे क्वेश्चन लास्ट 10 to 15 ईयर्स में पूछे गए हैं. इट मींस पहला चैप्टर जो है, जो पहला थीम है, वो अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए. नाउ इट इज आस्किंग, वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ आर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम दैट. यानी कि पार्लियामेंट जो बेसिक फीचर्स है वो इंपॉर्टेंट है. एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड. ओके. In India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. So basically, we need to find out the difference. कि difference क्या है, and we are basically trying to find out the correct statement here. As regards legislation, Britain Parliament is supreme or sovereign. But in India, the parliament is power to legislate is limited. Yes, sir. Parliament is basically getting these powers from where, sir? Parliament is getting these power from the Constitution of India only. And the Parliament has no right to abrogate the Constitution. उसको कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह कर देने का पावर नहीं है. मतलब पार्लियामेंट जो है वो अपने पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ कर रही है, वो उतना ही लेजिस्लेट कर सकती है, वैसे ही कर सकती है, उस हद तक कर सकती है जिस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कहा है, उस तरीके से कर सकती है जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने उसने कहा है. If in any manner Parliament is basically doing something that is going against the Constitution, then as per the terms of the Constitution only, the Supreme Court is basically going to declare it as null and void under Article 13 of the Constitution. समझ में आ रहा है? सो हियर याद रखना, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में चलता है, हमारे यहां पर नहीं चलता है सर. इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द, यस सर, एज पर आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 दिस इज करेक्ट. अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी भी अमेंडमेंट का चेक करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये क्वेश्चन जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एटलीस्ट 5 और मोर जजेस होते हैं, याद रखना, 5 और मोर जजेस होते हैं. सो हियर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दैट वुड बी दी करेक्ट आंसर. Okay, sir. And now you will ask me about the source, sir. What is the source, sir? The source remains same. That is your M. Lakshmikant. You can see here जो parliamentary democracy, parliamentary model है, वो parliamentary government के बारे में पूरा लिख रखा है सर. Presence of nominal, real executive, majority party rule. Here, just see, in Indian Parliament, it is not a sovereign body like British Parliament. The Indian state has an elected history, while the British state has hereditary. So exact statement जो है ना सर, वो आपको लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगी. वो बेसिकली नॉट स्किप दिस बुक. ठीक है, ऑलराइट सर. आगे बढ़ते. नाउ यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है सर, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन है सर. मल्टीपल टाइम जो है वो रिपीटेशंस आपको इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे. कैसे सर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री. सर बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ होता है सर, बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ होता है उसका मेन एम क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ड्रॉ किया था? बिकॉज जो रूलर था ना सर, वो क्या था सर, उसके पावर्स अनलिमिटेड हो गए थे, एब्सोल्यूट पावर्स थे सर. तो उसके पावर्स को चेक करने के लिए सर, उसके पावर्स को लिमिट करने के लिए. सो सर, the main purpose of the constitution, it is to have the limited government, or I would say the limit the powers of the state, limit the powers of the limit the powers of the states. It determines the objective for making of necessary law, creation of political offices and government, defines and limits the. Okay sir, आगे सर ऑप्शन नंबर सी क्या, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं. लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, हेयर ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. अब देखो सर यहाँ पे आ गया सर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है लो सर? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है सर? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हेड एंजॉय ओनली पावर, गवर्नमेंट हेड एंजॉय रियल पावर, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यही तो प्रमोट ही करता है सर. यहाँ हो गया. और देखो 2017 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सर. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है सर? अगे प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कि सर राइट्स ऑफ द सिटीजन के ऊपर जो बेसिकली लिमिटेशंस लगाए, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. ये क्या रबस बात कर रहे हो, क्या कचरा है, हटाओ इसको. प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट
इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। हाँ सर, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 हियर वुड बी द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इन टुडेस क्लास। सो आज की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा है कि सर मल्टीपल क्वेश्चन ये 3 जो छोटे चैप्टर्स हैं वहां से आ रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है सर? यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि सर बेसिकली वी नीड टू गो फॉर दी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। याद रखना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास एंड दिस विल गो इन द एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस आपको डेली एटलीस्ट 2 या 3 एक हफ्ते के अंदर आपको रिकॉर्ड होकर जाएंगे। एंड यहाँ पे हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। वी विल ऑल्सो स्टार्ट अनदर सीरीज इन द लाइव क्लास। वी विल ऑल्सो स्टार्ट अनदर सीरीज इन द लाइव क्लास एंड दैट इज फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे पीवाईक्यू करेंगे एंड वहां पे बेसिकली हमको क्या करना है, तो वहां पे बेसिकली हम आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो करेंगे सो दैट यू हैव अ क्वेश्चन बैंक रेडी विथ यू बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड वो एक्चुअल क्वेश्चन बैंक होगा जहां पे आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे जहां पे एटलीस्ट आई वुड से कि 80 to 85% जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं यू विल गोइंग टू मार्क इट करेक्ट इजिली। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू इन टुडेस क्लास एंड टिल देन पढ़ते रहिए। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दीजिएगा एंड यस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू, अगर आपके जो भी व्यूज हैं या जिन और जो आपको अगला वीडियो चाहिए उसके लिए निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।